आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो क्लास 12th के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की ही वजह से कहां पर, एक एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, एक तो ये पढ़ा था। एक पढ़ा था अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, यानी डाइपोल था और यहां से भी इक्वल, यहां से भी इक्वल, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो निकाल रहा है एट जनरल पॉइंट, कोई भी पॉइंट। पहले हमने इक्वेटोरियल पॉइंट निकाला था, तो याद है इक्वेटोरियल पॉइंट कैसा था कि परपेंडिकुलर गया था, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गया था। सेंटर से क्या गया था मेरे भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गया था, और हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, उसका वो निकाल दिया था पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन यहाँ मजे की बात ये है कि वो कह रहा है किसी भी पॉइंट पे, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है वो जनरल पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे, बात क्लियर है, क्या करने वाले हैं ये क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो डायग्राम बना हुआ, डायग्राम पहले समझा दे रहा हूँ क्या क्या है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, डिस्टेंस 2a से सेपरेट है। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है p वेक्टर, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, p वेक्टर बना दिया। यानी ए बी डाइपोल है, उनके बीच में लेंथ 2a है, डाइपोल मूवमेंट p वेक्टर है। इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। वी विश टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट p एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर o। हमारी विश है कि हम किसी एक पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करें जो कि r डिस्टेंस पर है डाइपोल के सेंटर से। तो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p, उस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? आगे क्या बोला है, द डायरेक्शन ओपी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मूवमेंट p वेक्टर। यानी जो ओपी है, ये वाला यहां पे सेंटर O है, जो ओपी है वो थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल के साथ। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, डाइपोल मूवमेंट p वेक्टर है, इनके बीच में लेंथ 2a है। पॉइंट p कोई भी एक जनरल पॉइंट है जहां पर कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है और डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात बताओ, जनरल बात करता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे भी निकाल लिया, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकाल लिया, तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मेरे भाई। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उनको ऐड कर दो सिंपली, V1 V2, यानी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उनको ऐड कर दो, बात खत्म। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाता है। तो सेम यहां होगा, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पता कर लो पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और पता कर लो प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसे V1 नाम दे देना, इसे V2 नाम दे देना। अब दिक्कत क्या आएगी, हमें A से लेके P तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, AP, क्योंकि भाई जब कोई भी दो पॉइंट के बीच में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एक चार्ज से किसी भी पॉइंट पर, तो उसके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो जब माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर हम क्या निकालेंगे मेरे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। फिलहाल R1 बोल दिया है, आगे देखेंगे क्या होगा। क्या बोल दिया है, R1, और ये क्या बोल दिया है, R2। क्लियर है? यानी प्लस क्यू से पॉइंट P तक का डिस्टेंस R2, माइनस क्यू से पॉइंट P तक का डिस्टेंस R1। यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब कुछ बताने आ रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ऐसे समझो कि मान लो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन बिल्कुल इससे इसके पास होके आई है। मैंने ऐसा क्यों बनाया है, देखो ध्यान से समझना। पॉइंट क्या है, अगर ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा हो, जो ये मैंने दो लाइन के बीच में एक एंगल बनाया है, ये अगर बहुत ज्यादा छोटा हो तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको इस लाइन के इक्वल एक लाइन खींचनी है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएंगी। ऐसा माना जाता है। कब माना जाता है, जब दो लाइन के बीच में एंगल बहुत ज्यादा छोटा हो। हाँ, अगर बड़ा एंगल है, ऐसे है, फिर तुम कहो कि अगर मैं परपेंडिकुलर बना दूं फिर ये दोनों साइड इक्वल है, तो नहीं होंगी। साफ साफ देख रहे हो, अगर एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है ये, और फिर तुमने इससे परपेंडिकुलर बना दिया, तो तुम अब नहीं कह सकते ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। लेकिन जब एंगल बहुत ज्यादा छोटा हो और परपेंडिकुलर बना होता हो, तुम देख सकते हो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। इतनी बात समझ में आई? ऐसा मैंने क्यों बोला, अब ऐसा फोकस यहां करो। अब ध्यान से समझना, यहां पर ये जो
लाइन होती है ना बहुत छोटी होती है। क्यों जगह छोटी होती है पहले बता देता हूँ। ये डाइपोल होता है बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा डाइपोल होता है। अब तुम खुद सोचो, ये छोटा सा डाइपोल होता है, इसकी वजह से एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी। अब इतने से डाइपोल के लिए दोनों लाइन ऐसे जाएंगी तो बहुत ज्यादा चिपक नहीं जाएंगी ऊपर जाके, हाँ कि ना? बात समझ आ रही है ना? डाइपोल तो यार बहुत ज्यादा छोटा सा होता है। यहाँ से एक लाइन गई तो ऊपर जाके तो बिल्कुल नाक के बराबर एंगल बनेगा यार, बहुत छोटा सा। ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है यार, समझाने के लिए बनाना पड़ रहा है डायग्राम, वरना तो बहुत छोटा सा दिखेगा, बहुत छोटा सा। इमेजिन ही नहीं कर पाऊंगा, बहुत छोटा सा दिखेगा ऐसा। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा दिख रहा है पर होता नहीं है। तो इसीलिए इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ लगा देते हैं कि अगर इन दोनों लाइन को हमें, अब हालांकि ये इक्वल नहीं होंगी क्योंकि ऑब्वियसली पॉइंट पी हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट तो है नहीं, तो अब ये दोनों तो इक्वल होंगी नहीं। जैसे इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गई थी ये और ये डिस्टेंस इक्वल थे। लेकिन अब हमें एक चीज पता है कि ये पॉइंट पी कहीं भी हो, लेकिन अगर मैंने इस लाइन से परपेंडिकुलर बनाया, जैसे इस लाइन पे यहां से परपेंडिकुलर बनाया था, वैसे ही मैंने इस लाइन से यहां परपेंडिकुलर बनाया, तो ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएंगे, यानी R1 R2 इक्वल हो जाएंगे लगभग। क्या कह सकता हूं, R1 लगभग इक्वल हो जाएगा R2 के। बात समझ में आ गई मैंने क्यों किया? R1 R2 इक्वल नहीं है क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट थोड़ी नहीं है, लेकिन मैंने यहां से परपेंडिकुलर बनाया। ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री सिखाती है मैथ्स के अंदर। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप एंगल बहुत छोटा हो, दो लाइन के बीच में एंगल बहुत छोटा हो और आप कोई लाइन बनाओ तो वो दोनों लाइन इक्वल होती है परपेंडिकुलर बनाओ। तो सेम यहाँ लग गया कि यहाँ एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, तो यहां से जब परपेंडिकुलर लाइन बनाई गई तो माना कि R1 R2 लगभग इक्वल है। इतनी सी बात याद रखोगे, आगे बढ़ जाऊं कोई दिक्कत? अब फिर से बता दे रहा हूं क्या क्या चीजें हैं। ए बी डाइपोल है, पी वेक्टर डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल की लेंथ 2a है, थीटा एंगल बनना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे P निकाल, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पॉइंट P R डिस्टेंस की दूरी पर है, माइनस Q से R1 की दूरी पर है पॉइंट P, और B से R2 की दूरी पर। लेकिन ज्योमेट्री की हेल्प से हमने देखा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अभी हमने इक्वल ले लिया है, तो अब ये वाला बचा हुआ पार्ट कितना बचेगा? R1 माइनस R2, क्योंकि पूरा R1 था। अब ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो गया? R2। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक R2 है तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, यहां से यहां तक के पार्ट को मैं R2 कह सकता हूं। R2 तो पूरा R1। अब अभी अभी आपने कहा कि भाई जब परपेंडिकुलर बना देते हैं हम तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो जाती है, तो ये R2 तो ये भी लाइन क्या होगी? R2। अब ये R2 हो गई और पूरी R1 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? R1 माइनस का R2 हटा दो, R1 पूरा माइनस का R2 ऊपर का, तो इतना पार्ट R1 माइनस R2। क्लियर है? अब देखो हम कैसे यूज करेंगे। क्लियर है? अब मैं पहले निकाल लूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर माइनस Q चार्ज की वजह से। अब आप लोगों को पता है क्या क्या होगा? वो तो होगा ही 1/4πε0 Q अपॉन R की जगह क्या आ जाएगा? R1। R1 क्यों यूज करूंगा पहले बता दे रहा हूं डायग्राम देख के, क्योंकि A से लेके P तक का डिस्टेंस तो R1 ही है। वो तो हमने यूज करने के लिए R2 को इतना इक्वल मान लिया है, वो अभी देखेंगे हम कहाँ यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल A से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है? R1। B से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है? R2। तो अब मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस Q की वजह से पॉइंट P पर, तो क्या डिस्टेंस लूंगा अपना? R1 लूंगा। तो देखते हैं आगे। लेट AP R1 एंड BP R2। डायग्राम बना देता हूं यहां पे फिर से, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो माइनस Q था, ये प्लस Q था, माइनस Q था। अगर अब तक नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा रहा हूं मेरे भाई, अब तो देख लेना समझ आ जाएगा। माइनस Q था, पॉइंट वो था, बीच में सेंटर O। हमने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया पॉइंट P जो कि कोई इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो देखा गया कि सेंटर से तो वो कितनी दूरी पर है? R वेक्टर की दूरी पर। माइनस Q से था R1 और इससे था R2। इतनी सी बात हुई है। ये R1, ये R2, ये R, ठीक है। R1 R2 R पॉइंट P पर निकालना है। अब निकालने जा रहे हैं हम लेट AP, यानी A ये रहा, P ये रहा, B से मान लो। अब कह रहा है कि AP को R1 मान लो, ठीक है भैया। AP को R1 मान लिया, लिख दिया। AP को क्या मान लिया? R1। BP को R2 मान लो, BP को मान लिया R2। कोई दिक्कत किसी को? अब नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल, जो नेट पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर डाइपोल की वजह से वो कितना होगा? नेट पोटेंशियल होगा भैया V1 प्लस V2। यहाँ पे V1 प्लस V2। क्यों होगा V1 प्लस V2? क्योंकि V1 होगा इसकी वजह से और V2 होगा इसकी वजह से। V1 इसकी वजह से, V2 इसकी वजह से, नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2। अब बात आती है इसकी वजह से कितना होगा, तो V1 कितना होगा? 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R1। माइनस Q की वजह से देखो 1/4πε0, ये तो फॉर्मूले का ही पार्ट है। माइनस Q ये रहा R1, माइनस Q से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल रहे हो, ठीक है।
तो ये हो गया माइनस क्यू अपॉन R1, वेरी गुड, प्लस V2 यानी ये वाला 1/4πε0 फॉर्मूले का पार्ट है, Q प्लस का डिस्टेंस R2, QR2। ये वाला स्टेप समझ आ गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना। अगर डाउट हो भाई तो क्या करना है, कमेंट करना है यार, और क्या करना है, इतना क्या सोच रहे हो। 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन R2, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गई। कोई दिक्कत, Q/4πε0 को कॉमन ले लो, तो Q/4πε0 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 1/R2 बचा, माइनस का 1/R1 बचा। देख पा रहे हो ना, Q/4πε0 बाहर चला गया, तो ये बचा माइनस का 1/R1, तो माइनस का 1/R1, और इधर बचा 1/R2 प्लस का 1/R2। ये स्टेप बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। Q/4πε0 कॉमन आ गया, फिर से बोल रहा हूं, माइनस का 1/R1 बचा, प्लस का 1/R2 बचा, तो कैसे लिख दिया, 1/R2 प्लस का माइनस का 1/R1। ठीक है, 1/, अब आगे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम क्या आएगा, R1 R2, एलसीएम क्या आएगा, R1 R2, और ऊपर आगे R1 माइनस R2। भाई एलसीएम लेना तो पता ही है ना, करके दिखाऊं, हो जाएगा, करके दिखा देता हूं। ठीक है यार, देखो 1/R1 माइनस 1/R2, तो सीधी सी बात है, एलसीएम लोगे 1/R1 माइनस 1/R2 क्या आएगा, नीचे R1 R2, तो ऊपर क्या आएगा, R2 माइनस R1। तो वही तो लिखा है मेरे भाई, R2 उधर पहुंच जाता है, R1 उधर पहुंच जाता है, तो R2 माइनस R1 माइनस R2, क्योंकि R2 इधर था, R2 इधर था, R1 इधर था, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, R1 माइनस R2 हो गया, Q/4πε0 R1 माइनस R2 भाई R1 R2। ओके, नोट करना हो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, R1 माइनस R2, अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, R1 माइनस R2 कुछ हो सकता है, हमारा इधर एक पार्ट था, हमने क्या किया था, फिर हमने यहाँ पे बनाया था एक परपेंडिकुलर, हमने कहा था अगर ये R2 है तो भैया ये भी कितना होगा, R2 होगा, ऐसा हमने कहा था। और पूरा कितना था, R1, पूरा कितना था हमारा, R1। तो एक बात बताओ, पूरा R1 है और यहाँ से यहाँ तक R2 है, तो बचा हुआ कितना होगा, ये वाला अंदर वाला हो जाएगा मेरा R1 माइनस R2। तो जो इन्होंने बोला है ना R1 माइनस R2, यानी वो ये वाला पार्ट है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं R1 माइनस R2, तो वैल्यू मिल जाएगी। और रही बात R1 R2 की, तो ये तो हमने पहले ही कह दिया था कि इतना शॉर्ट डायपोल और R1 R2 को हमने सेम मान लिया था, तो अभी हम उसकी बात करेंगे। क्लियर है, अब अपन का टारगेट क्या है, टारगेट है R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालो। R1 माइनस R2 कितना है, ये वाला पार्ट, देखेंगे कैसे निकालेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इफ द पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, फिर से बना दे रहा हूं, डाइपोल है माइनस Q प्लस Q, पॉइंट P ये रहा, यहां से R1, यहां से R2, और यहाँ पे जो अपन ने ये बनाया है परपेंडिकुलर, हालांकि एंगल बड़ा दिख रहा है, मैंने पहले भी बोला है, पॉइंट P इतना ज्यादा दूर है डाइपोल से कि ये एंगल नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा सा 0, इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। वैसे होते नहीं वो उतना पार्ट इक्वल, लेकिन ये बहुत जगह छोटी है। ठीक है, छोटी सी जगह होती है तो मान के चलते हैं कि परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन डायग्राम बड़ा इसलिए बनाना पड़ रहा है ताकि आप लोग समझ सको। ठीक है, अब हमें पता चल गया ये वाला पार्ट कितना है हमारा, ये वाला पार्ट है मेरे भाई R1 माइनस R2। ठीक है, अब निकालना शुरू करें। यहाँ पे कितना था, जो सेंटर से क्या था, ये एंगल कितना था, थीटा। अब एक बात बताओ मेरे भाई, डाइपोल है छोटा सा, डाइपोल कैसा है, छोटा सा, अगर ये वाला थीटा है सेंटर से, तो ये क्या ज्यादा दूर है, तो ये भी थीटा नहीं होगा। बात को समझना क्या कहना चाह रहा हूं, कि भाई जब सेंटर से पॉइंट P तक का ये थीटा है, तो डाइपोल तो नेक्स्ट सा है छोटा सा, तो जब ये स्लोप इतना है, तो भैया थोड़ा शिफ्ट करने का स्लोप थोड़ी ना बदल जाएगा, जितना स्लोप ये है उतना ही स्लोप ये होगा, तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ऐसा होगा, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। समझ में आई बात, कि जितना स्लोप इसका उतना ही स्लोप हम इसका मानेंगे, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि एंगल क्या होता है भाई, ऑब्वियसली एंगल किसी भी चीज का स्लोप होता है, स्लोप कम एंगल कम, स्लोप ज्यादा एंगल ज्यादा, और स्लोप और ज्यादा एंगल ज्यादा, एंगल तो एंगल एक तरह झुकाव होता है। तो जब डाइपोल से पॉइंट P के पास जा रहा है, तो चाहे इस पॉइंट से जाओ, 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 तो कह रहे हैं कि ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, इधर इसमें और इसमें और इसमें और इसमें और ऐसे करके ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, एंगल थीटा, ये तो ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, तो इसलिए मैंने थीटा मान लिया, कोई दिक्कत तुम्हें। आगे ये ए था, ये बी था, ये एम मान ले रहा हूं। अब आ जाओ इन ट्राइंगल ए बी एम, किस में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी एम में आ जाओ। तो ए बी एम ट्राइंगल, अब देखो ए बी एम ट्राइंगल में तुम्हें दिख रहा है ये हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया 90। अब इतना तो जानते होगे ना कि 90 सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूस एच, इसे मान लेता हूं मैं बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत।
अब इस ट्रायंगल के अंदर ए एम बी या ए बी एम ट्रायंगल के अंदर मुझे वैल्यू निकालनी है बेस की, और हाइपोटेन्यूस मेरे पास है कितनी 2a। तो क्या मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूं R1 माइनस R2 की, या कह लो बेस की? भैया एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू होता है b अपॉन h। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b अपॉन h, याद है कि नहीं? अगर cos थीटा होता है b अपॉन h तो cos थीटा b कितना है हमारा इस वाले ट्रायंगल में, ए एम बी ट्रायंगल में बेस है हमारा R1 माइनस R2, तो बेस की जगह लिख दूं R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होता है 90 के सामने वाला, तो ए एम बी ट्रायंगल के अंदर 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है ए बी, यानी कि लेंथ 2a, नीचे क्या लिख दूं 2a। कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मेरा cos थीटा इक्वल टू आ गया R1 माइनस R2 बाई 2a, यहां से R1 बाई R2 की वैल्यू निकालनी है तो 2a को यहां पहुंचाना पड़ेगा, तो 2a cos थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? 2a cos थीटा इक्वल टू R1 माइनस R2, तो वैल्यू मिल गई R1 माइनस R2 की, पुट कर दो। R1 माइनस R2 इज इक्वलेंट टू ए बी cos थीटा, यानी ये वाला cos थीटा, यानी 2a cos थीटा। क्लियर है? R1 माइनस R2 की वैल्यू 2a cos थीटा मिल गई। ओके ठीक है भाई। आगे बोल रहा है कि R1 R2 लगभग इक्वल थे, तो मल्टीप्लाई करके वो किसके हो गया अप्रोक्स R स्क्वायर। क्या हो गया R स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो अब, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पीछे क्या था हमारा, यहां पर था R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 की 2a cos थीटा आ जाएगा, तो भैया R1 माइनस R2 की जगह लिख दिया 2a cos थीटा, जो R1 और मल्टीप्लाई R2 था, तो R1 R2 क्या है किसके अप्रोक्स है R स्क्वायर के, तो R1 मल्टीप्लाई R2 R स्क्वायर हो गया। क्लियर है? R1 माइनस R2 कितना हो गया 2a cos थीटा, वैल्यू पुट कर दी 2a cos थीटा, तो V इक्वल्स टू, अब तुम्हें पता है Q इंटू 2a क्या होता है, Q ये रहा 2a ये रहा, Q और 2a, तो Q मल्टीप्लाई बाई 2a किसके इक्वल होता है डायपोल मोमेंट P के, तो लिख दिया P, तो फॉर्मूला बन गया भैया V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट, कहां पर है एनी पॉइंट, कहीं भी। इस फॉर्मूले को चाहो तो वहीं लगा दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट एक्सियल लाइन या एक्सियल पॉइंट पे, तो भी ये फॉर्मूला लगा दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो भी ये फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मूला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर, जो डायपोल की वजह से कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा, चाहे इक्वेटोरियल पॉइंट पर, चाहे एक्सियल पॉइंट पर, चाहे बीच में, चाहे यहाँ पे, कहीं पर भी, जनरल जगह पे। क्लियर है? V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब सब जानते हैं P cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब इन्होंने क्या किया, R का मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे भी कर देता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं भैया? इतना तो मैथ्स मुझे इजाजत देता है कि सेम चीज का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, सेम चीज नीचे कर दो, ताकि कट के वापस वही वैल्यू मिल जाएंगी। तो जब मैंने R का ऊपर मल्टीप्लाई किया, R का नीचे मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा P cos थीटा इंटू R। अब आपको पता है A B cos थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट दो क्वांटिटी का, तो P वेक्टर डॉट R वेक्टर। अब चूंकि नीचे एक R स्क्वायर पहले से था और एक R आपने बाद में लिख दिया, तो बन गया R क्यूब। तो एक और फॉर्मूला इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट R वेक्टर बाई R क्यूब। क्लियर है मेरे भाई? यानी P 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर डॉट R कैप R स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, और R कैप क्या है हमारा R वेक्टर बाई R। ठीक है? तो ये हमारा हो गया इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर OP R वेक्टर। क्लियर है? तो ये हमारा था मेरे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है? या कोई भी सजेशन या फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।